Hello students, I am explaining chapter 4 describing motion around us for class 9 science from new NCERT syllabus 2020 और इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है 4.2.3 वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ऑलरेडी हमने पोजीशन टाइम ग्राफ टॉपिक कंप्लीट किया है और वो वीडियो भी मैंने मेरे चैनल पे अपलोड किया है। आप चैनल को विजिट कर सकते हो और उस वीडियो को देख सकते हो। अभी हम स्टार्ट करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मतलब यहाँ पे जो हम ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं वहां पे हम एक्स एक्सिस पे टाइम को लेने वाले हैं एंड वाई एक्सिस पे वेलोसिटी को लेने वाले हैं, इसीलिए इसको कहते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो लेट्स स्टार्ट। सी द फर्स्ट पॉइंट इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोज हाउ वेलोसिटी चेंजेस विद टाइम। तो जैसे कि मैंने आपको जस्ट बोला, एक्स एक्सिस पे हम लेने वाले हैं टाइम एंड वाई एक्सिस पे हम लेने वाले हैं वेलोसिटी। तो टाइम के साथ वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है ये हम इस ग्राफ में दिखाने वाले हैं। इट इज प्लॉटेड बाय टेकिंग टाइम ऑन एक्स एक्सिस एंड वेलोसिटी ऑन वाई एक्सिस। पॉइंट टू, फॉर अ कार मूविंग विद a constant velocity say 20 meter per second, the graph is a straight horizontal line. सो पहले हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे जहां पे एक कार एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है और वो वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड। तो इमेजिन करो कि ये एक कार है और ये कार 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से सीधा जा रही है। मतलब इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट 20 मीटर पर सेकेंड। सो इसी स्पीड से, एक कांस्टेंट स्पीड से ये कार ऐसे जा रही है। तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कैसे आ जाएगा? ये टाइम है एक्स एक्सिस पे एंड यहाँ पे मैंने ली है वेलोसिटी। तो ये यहाँ पे ये 0 सेकेंड है, ये 1 है, ये 2 सेकेंड्स है, ये 3 है, ये 4 है एंड कंटिन्यू। एंड यहाँ समझो y एक्सिस पे जैसे कि मैंने वेलोसिटी लिखी है, समझो ये 0 वेलोसिटी है, ये 10 मीटर पर सेकेंड, ये 20 मीटर पर सेकेंड, फिर ये 30 मीटर पर सेकेंड एंड कंटिन्यू। तो जैसे यहाँ पे इस पॉइंट्स में कहा है कार इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। तो हमारी कार 20 मीटर पर सेकेंड से ही मूव कर रही है। मतलब जब 0.0 टाइम था, 0 सेकेंड, तब हमारी वेलोसिटी 20 थी, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा। जब 1 सेकेंड हो गया तब हमारी वेलोसिटी 20 है, तो पॉइंट यहाँ पे आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से एंड यहाँ से ये पॉइंट यहाँ पे आ गए। जब 2 सेकेंड्स हो गए तब भी वेलोसिटी 20 है, मतलब हमारा पॉइंट यहाँ पे ही आएगा। जब 3 सेकेंड्स हो गए तब भी वेलोसिटी हमारी 20 है, क्योंकि कार हमारी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, सो 20 इज कांस्टेंट। जब 4 सेकेंड्स हो गए तब भी 20 है, मतलब ये ऐसे। तो ये सभी पॉइंट्स जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमें हमारी लाइन ऐसे स्ट्रेट दिखेगी, हॉरिजॉन्टल। तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे दिखती है जो एक्स एक्सिस से पैरेलल। तो यही यहाँ पे कह रहे हैं, फॉर अ कार मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी द ग्राफ इज अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन, जो आपको मैंने यहाँ पे दिखा दिया। इसी ग्राफ को हम नेक्स्ट पेज पे भी स्टडी करने वाले हैं। तो सेकेंड केस में देखिए, फॉर अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड इंक्रीजिंग स्पीड। तो अभी हम ऐसा एग्जांपल ले रहे हैं जहां पे कार स्टार्टिंग पे रेस्ट पे है, मतलब रुकी हुई है, और जैसे ही स्टार्ट होती है उसकी स्पीड इंक्रीज होते हुए जाती है। मतलब स्पीड उसकी कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रही है, मतलब वेलोसिटी विल बी कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। तो अगर जब कार रेस्ट से स्टार्ट होने के बाद वेलोसिटी थोड़ी 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 इंक्रीज होती है, तब उसका ग्राफ आपको कैसे दिखेगा वो भी हमें ड्रॉ करके देखना है। तो यहाँ पे आप ये टेबल देख रहे हो, ये सब टेबल्स मैंने एनसीईआरटी बुक से ही लिए। तो इस टेबल पे आप देखो, यहाँ पे टाइम लिया है, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ अ कार लिया है। तो स्टार्टिंग जब 0 सेकेंड्स था, 0 सेकेंड्स था, तब वेलोसिटी कितनी है? 0 है, मतलब हमारी कार रेस्ट पे है, रुकी है। जब 5 सेकेंड्स होते हैं तो कार की वेलोसिटी कितनी है? 2.5 मीटर पर सेकेंड। जब 10 सेकेंड्स होते हैं 5 मीटर पर सेकेंड होती है वेलोसिटी। आप देख सकते हैं जैसे जैसे टाइम आगे जा रहा है हमारी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। पहले 0 थी, फिर 2.5 मीटर पर सेकेंड, फिर 5 मीटर पर सेकेंड। जब 15 सेकेंड हो गए तब कितनी होती है?
7.5 मीटर पर सेकेंड, 20 सेकेंड्स पे 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेलोसिटी इंक्रीज होते हुए जा रही है। तो अगर आपको रीडिंग्स ऐसे है तो उसका ग्राफ आपको कैसे दिखेगा वो भी हमें देखना है। और यहाँ पे जो ग्राफ आएगा, सी यहाँ पे मैं रीड करती हूँ, द ग्राफ इज अ राइजिंग कर्व और लाइन शोइंग एक्सेलरेशन। इसका जो ग्राफ आएगा, एक तो वो राइजिंग लाइन आएगी, मतलब ऐसे स्ट्रेट आएगी, नहीं तो वो राइजिंग कर्व आएगा, मतलब ऐसे कर्व आएगा, ऊपर की तरफ जाने वाला ऐसे कर्व आएगा। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ऐसे लाइन हमारी ऊपर की तरफ जा रही है। ऐसे ग्राफ्स को हम कहते हैं कि ये एक्सेलरेट हो रहा है। यहाँ पे जो गाड़ी है वो एक्सेलरेट हो रही है। एक्सेलरेशन मतलब क्या है, इसकी स्पीड स्लोली इंक्रीज होते जा रही है और इसीलिए गाड़ी एक्सेलरेट हो रही है। और टेबल से भी आप देख सकते हो, इसकी स्पीड वेलोसिटी तो इंक्रीज होते जा रही है, मतलब गाड़ी एक्सेलरेट हो रही है। इसके ग्राफ को भी हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट पेज पे। थर्ड पॉइंट को देखिए, फॉर अ कार हुज वेलोसिटी डिक्रीजिंग विथ टाइम। तो यहाँ पे एक ऐसा केस है जहाँ पे ऑलरेडी एक कार हाईवे पे है। इमेजिन करो कि ये हाईवे है और यहाँ पे एक ऑलरेडी कार हाई स्पीड से जा रही है। सो अभी इसकी इनिशियल स्पीड हाई है। इमेजिन करो कि वो 15 है, तो यहाँ पे अभी जो कार जा रही है वो 15 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से जा रही है। यहाँ पे इसका एंड पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है, यहाँ पे इस कार को जाके रुकना है। यहाँ पे कार रुकने वाली है इस पोजीशन पे। तो जैसे ही कार इस पोजीशन के नजदीक आती है, कार की स्पीड ड्राइवर कम करते हैं, वो ब्रेक को प्रेस करते हैं और ड्राइवर कार का स्पीड कम करते हैं। जैसे ही कार का स्पीड कम करते हैं, वेलोसिटी डिक्रीज होती है। तो यहाँ पे तो 15 थी, नेक्स्ट 5 सेकेंड्स में कितनी हो गई वेलोसिटी, आप देख सकते हैं यहाँ पे 12.5, मतलब कार की स्पीड कम हो गई। जब कार हमारे यहाँ पे आती है तब इसकी स्पीड कितनी होती है, 12.5 मीटर पर सेकेंड। मैं यहाँ पे लिखती हूँ मीटर पर सेकेंड। जब और एक 10 सेकेंड हो गए तब हमारी वेलोसिटी 10 होती है। तो जब हमारी कार यहाँ पे आती है, इमेजिन करो कि वेलोसिटी हो गई है 10 मीटर पर सेकेंड। और ऐसे करते करते जब कार यहाँ पे आती है फाइनल पॉइंट पे, तब उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, 0 होती है। मतलब यहाँ पे आके कार हमारी रुक जाती है, स्टॉप होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्टिंग पे जब कार हमने देखा तब वेलोसिटी ज्यादा थी, एंड जब फाइनल पे आई तब वेलोसिटी 0 हो गई, मतलब वेलोसिटी कम कम स्लोली डिक्रीज होते हुए आई। तो अभी ये केस हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। फॉर अ कार whose velocity decreases with time, the graph is a falling line और a falling curve। तो यहाँ पे जो ग्राफ आएगा वो फॉलिंग लाइन, मतलब आपकी लाइन ऐसे नीचे की तरफ आएगी, फॉलिंग लाइन या फिर फॉलिंग कर्व। और वो क्या दिखाता है, वो दिखाता है कि कार डी एक्सेलरेट हो रही है। डी एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, स्पीड कम हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है। डी एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन भी कहते हैं। सो दीज ग्राफ्स हेल्प अस अंडरस्टैंड वेदर मोशन इज यूनिफॉर्म, एक्सेलरेटिंग और रिटार्डिंग। तो ये सभी तीनों केसेस में हमने अलग अलग ग्राफ स्टडी किए वेलोसिटी टाइम के। तो पहले केस में हमने देखा कि यूनिफॉर्म मोशन हो रहा था, इसीलिए वेलोसिटी कांस्टेंट थी और ग्राफ हमें स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन मिला। सेकेंड केस में हमने देखा कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी, इसीलिए कार एक्सेलरेशन में थी और हमारा ग्राफ कैसे आया, राइजिंग कर्व और लाइन आया। थर्ड केस में जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही थी तब रिटार्डेशन हो गया और हमारा जो ग्राफ है वो कैसा था, वो फॉलिंग स्ट्रेट लाइन थी या फिर फॉलिंग कर्व था। तो ये सब इंफॉर्मेशन हमें इस ग्राफ से मिलती है। तो इसी ग्राफ्स को हम हमारे नेक्स्ट पेज पे स्टडी करेंगे डिटेल में। तो यहाँ पे हमें वही ग्राफ देखेंगे। व्हाट डज द शेप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इंडिकेट अबाउट द नेचर ऑफ मोशन। तो ये पहला वाला ग्राफ है जहाँ पे कार इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़े रीडिंग्स ऊपर नीचे हुई है, एक्चुअली ये 5 यहाँ चाहिए, 10 यहाँ चाहिए, 15 यहाँ चाहिए, 20 यहाँ चाहिए, 25 और ये होना चाहिए 30। आई होप आप सबको समझ में आएगा। बुक में भी ये ग्राफ है, चाहे तो आप बुक को रेफर भी कर सकते हैं। सो ये था हमारा स्केल। तो यहाँ पे देखिए, जब 0 सेकेंड टाइम था
तब भी वेलोसिटी 20 थी। जब 1 सेकेंड हो गया तब भी वेलोसिटी 20 है। 2 सेकेंड्स के बाद वेलोसिटी 20 है। जैसे जैसे टाइम आगे जा रहा है हमारी वेलोसिटी वही है, तो इसीलिए हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो जब भी कभी वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है तब हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, तब वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट होती है। और इसी को कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, द कार इज इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है? इक्वल टाइम इंटरवल में, ऑलरेडी ये सब पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस को कवर करना, इक्वल डिस्टेंस को कवर करना, उसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और ये कब होता है? अगर हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो होता है। तो ये है हमारा पहला ग्राफ, यहाँ पे देख सकते हो वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग विद द टाइम, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इसीलिए एक्सेलरेशन जीरो है, वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है, गाड़ी एक्सेलरेट कर ही नहीं रहे हैं, तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन हमारा जीरो है। तो ये पहला केस है। सेकेंड केस देखिए, यहाँ पे अगर आपने फोकस किया, फिर से यहाँ पे थोड़ा स्केल चेंज हुआ, इसको फिर से एक बार लिख के लेती हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या लिखना है हमें? 2.5 ये यहाँ पे रहना चाहिए, फिर ये होना चाहिए 5, 7.5, 10, 12.5 और ये हो गया 15.5, ऐसे रीडिंग होना चाहिए। और ये टाइम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब 5 सेकेंड्स टाइम हुआ था तब यहाँ पे पॉइंट है, वेलोसिटी हमारी इतनी है यहाँ पे 2.5। जब 10 सेकेंड्स हो गए तो वेलोसिटी हमारी 5 है, यहाँ पे पॉइंट होया। जब 15 सेकेंड हो गए वेलोसिटी 7.5 हो गई। जब 20 सेकेंड्स हो गए वेलोसिटी 10 हो गई। और यहाँ पे ये ऐसे वेलोसिटी हमारी इंक्रीज हो रही है। तो ये पॉइंट्स आ गए हमें। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वेलोसिटी हमारी इंक्रीज होते जा रहे हैं। आप रीडिंग को देख सकते हो 2.5, 5, 7.5, 10। So as the time is going, velocity is increasing। और इस केस में हमें ऐसे डॉट्स आते हैं, और जैसे ही हम इस सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं हमें एक स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ इंक्रीज होते हुए आएगी। जब कोई भी स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रही है इसको बोलते हैं राइजिंग लाइन। ये लाइन आपको स्ट्रेट लाइन ऐसे स्ट्रेट क्यों आई है? क्योंकि इन सब रीडिंग्स के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम है। 2.5 और 5 के बीच में जो डिफरेंस है, सेकेंड रीडिंग और फर्स्ट रीडिंग के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है? वो है, देखो आप यहाँ पे 5 सेकेंड रीडिंग है और फर्स्ट रीडिंग 2.5 है, तो डिफरेंस आया 2.5। अभी नेक्स्ट देखिए आप, 7.5 और 5 के बीच में कितना डिफरेंस है? ये भी 2.5। तो हर रीडिंग के बीच में हमारा डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है, इसीलिए हमारी लाइन स्ट्रेट है। अगर ये डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, अगर रीडिंग्स हमारे इंक्रीज तो हो रहे हैं लेकिन ये डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, जैसे कि पहले रीडिंग अगर 2.5 है तो दूसरी रीडिंग आप इमेजिन करो 4.5 है, तीसरी इमेजिन करो 5.3 है, चौथी 7.1 है। ऐसे अगर आपकी वेलोसिटी आती है, इंक्रीज तो हो रही है, 2.5 के बाद में 4, 4 के बाद में 5, 5 के बाद में 7, इंक्रीज तो है लेकिन डिफरेंस सेम नहीं है। यहाँ पे हर एक रीडिंग में डिफरेंस अलग अलग है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो अगर आपका डिफरेंस अलग है तो आपको ग्राफ ऐसे कर्व लाइन मिलेगा, जो कर्व ऊपर की तरफ ही इंक्रीज होते हुआ दिखेगा आपका। देखिए आपको ये कर्व जो है वो ऊपर की तरफ इंक्रीज होते जा रहा है लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो स्ट्रेट लाइन कब आएगी? अगर वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस सेम है, इक्वल है अगर वेलोसिटी, तो आपको स्ट्रेट लाइन आती है। लेकिन अगर वेलोसिटी अलग अलग लिमिट से, अलग अलग नंबर से इंक्रीज हो रही, इंक्रीज तो हो रही है बट डिफरेंस अगर अलग अलग है तो आपको लाइन ऐसे कर्व ऊपर की तरफ इंक्रीजिंग आएगी। तो ये है आपका सेकेंड ग्राफ जहाँ पे इंक्रीजिंग वेलोसिटी विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। सो यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। आप देखोगे पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जब हमारी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे एक्सेलरेशन जितना है उतना ही एक्सेलरेशन दूसरे से तीसरे पॉइंट पे है, उतना ही एक्सेलरेशन तीसरे पॉइंट से चौथे पॉइंट पे है, उतना ही एक्सेलरेशन फोर्थ पॉइंट से फिफ्थ पॉइंट पे है। सो एक्सेलरेशन सेम है इसीलिए लाइन इंक्रीज होते हुए स्ट्रेट दिख रही है आपको। अगर ये एक्सेलरेशन अलग अलग है, पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट जब गाड़ी जा रही थी तब अगर एक्सेलरेशन अलग है तब आपको ऐसे कर्व लाइन आती है। तो यहाँ पे देखिए, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम
वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग बाय इक्वल अमाउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वल अमाउंट, यहाँ पे वेलोसिटी इक्वल अमाउंट से इंक्रीज हो रही है, एंड दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड द डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इंक्रीज वेलोसिटी इंक्रीजिंग बाय इक्वल अमाउंट है तो स्ट्रेट लाइन आती है, और इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम velocity is increasing by unequal amounts, अगर velocity हमारे unequal amounts में increase होती है तो कर्व लाइन आती है, ये आपको ये बात याद रखनी है। सो थर्ड केस देखिए, जहाँ पे हम रिटार्डेशन देखने वाले हैं। थर्ड केस में जब 0 सेकेंड्स था, तब स्टार्टिंग में ही हमारे कार की वेलोसिटी बहुत ज्यादा थी, जो कि है 15। मैंने आपको बोला था, इमेजिन करो कि एक कार हाईवे पे ऑलरेडी 15 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, और अभी आगे जाके उस कार को रुकना है, तो ब्रेक प्रेस करने के बाद वेलोसिटी कम होती है। तो नेक्स्ट 5 सेकेंड्स में वेलोसिटी 12.5 हो गई, नेक्स्ट 10 सेकेंड्स में वेलोसिटी 10 हो गई, नेक्स्ट 15 सेकेंड्स में नेक्स्ट वेलोसिटी 7.5। सो ऐसे वेलोसिटी हमारी कम होते हुए आ रही है। तो जब ऐसे केस में हम पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, तो हमें ऐसे स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ जाती हुई आएगी। तो ये नीचे की तरफ जा रही है, इसका मतलब क्या है, स्पीड कम हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, एंड इसी को हम बोलते हैं रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन। आपको याद रखना है, रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन। में यहाँ पे लिखती हूँ रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग बाय इक्वल अमाउंट्स। फिर से यहाँ पे वेलोसिटी इक्वल अमाउंट से ही डिक्रीज हो रही है। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस 15.0 माइनस 12.5, डिफरेंस आएगा 2.5। 12.5 माइनस 10, डिफरेंस आएगा 2.5। 10 माइनस 75, डिफरेंस आएगा 2.5। सो हर बार हमारा डिफरेंस सेम ही है, मतलब इक्वल टाइम में वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में डिक्रीज हो रही है, इसीलिए सभी पॉइंट्स ऐसे स्ट्रेट लाइन में ही आए हैं। अगर ये अनइक्वल अमाउंट्स में होता, 15 के बाद में डिक्रीज होके अगर 13 होती है, 13 को डिक्रीज होके 9 होती है, 9 को डिक्रीज होके 8 या फिर 7.67, ऐसे कुछ अलग होते हैं, इक्वल अमाउंट में नहीं होती है, तो हमारी लाइन ऐसे आती, मतलब नीचे की तरफ डिक्रीज होते हुए ऐसे कर्व लाइन मिलती। सो स्ट्रेट लाइन कब मिलती है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी डिक्रीजिंग इन इक्वल अमाउंट है, तो ही ऐसे, मतलब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन, सॉरी एक्सेलरेशन नहीं, जो रिटार्डेशन हुआ है वो इक्वल है। सो यहाँ पे इतना रिटार्डेशन हुआ है, आप स्लोप को फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पे इतना हुआ है, यहाँ पे इतना हुआ है, फिर यहाँ पे इतना, फिर यहाँ पे इतना। तो हर बार जो डी एक्सेलरेशन हुआ है, रिटार्डेशन हुआ है, वो सेम है, यहाँ पे ही उतना ही, यहाँ पे भी उतना ही हुआ, इसीलिए स्ट्रेट लाइन है। लेकिन अगर वो अलग होती तो हमें ये कर्व लाइन ऐसे आती। आई होप आपको समझ में आ रहा है। सो ये था हमारा थर्ड केस। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, देखो, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। तो कभी भी अगर वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का हमने स्लोप फाइंड आउट किया, सो स्लोप का मतलब क्या है, स्लोप इज इक्वल्स टू वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जो हमने ऑलरेडी हमारे पोजीशन टाइम ग्राफ में स्टडी किया है। वर्टिकल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे इस ग्राफ में बोलना है, अगर थर्ड पॉइंट से फोर्थ पॉइंट तक मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, तो ये है एक ट्रायंगल। सो इस ट्रायंगल पे ये वर्टिकल डिस्टेंस है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। वर्टिकल मतलब क्या है, यही तो है वेलोसिटी, ये वाली, एंड हॉरिजॉन्टल का मतलब ये नीचे वाला, जो कि है टाइम। तो अगर इन दोनों का हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, तो हमें जो वैल्यू मिलती है उसको हम स्लोप कहते हैं, और वही वैल्यू होती है एक्सेलरेशन की। तो हमें सेकेंड ग्राफ में जो वैल्यू मिलेगी स्लोप की, उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। लेकिन जो स्लोप की वैल्यू हमें थर्ड ग्राफ में मिलती है, उसको हम बोलेंगे रिटार्डेशन या फिर डी एक्सेलरेशन। लेकिन फर्स्ट ग्राफ में ये लाइन तो हमारी स्ट्रेट है,
इसीलिए यहाँ पे हमारी स्लोप की वैल्यू जीरो आती है, मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो आती है। मतलब गाड़ी का स्पीड बढ़ा ही नहीं रहे, वेलोसिटी बढ़ा ही नहीं रहे, जिस वेलोसिटी से जा रही है 20 मीटर पर सेकेंड, उसी से कांस्टेंट वेलोसिटी से ही वो गाड़ी जा रही है। तो ये था हमारा एक्सप्लेनेशन यूजिंग ग्राफ। तो अब हम देखेंगे which physical quantities can be obtained from velocity time graph। सो इसी velocity time graph से हम कौन कौन से physical quantities को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि पोजीशन एंड टाइम ग्राफ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं वेलोसिटी, वैसे ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम क्या कैलकुलेट करेंगे वो यहाँ पे सीखेंगे। सो एक क्वांटिटी तो मैंने ऑलरेडी बोल दी, वो है एक्सेलरेशन। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर स्लोप निकालेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिलती है, तो वही एक यहाँ पे स्टडी करना है। एक्सेलरेशन कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। द स्लोप टेल्स अस हाउ क्विकली द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम। तो अगर हमने स्लोप को फाइंड आउट किया तो हमें कोई भी व्हीकल कितने जल्दी से अपनी वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज कर रहा है वो आंसर मिलता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं, तो ए इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। सो यहाँ पे v का मतलब क्या है, ए तो एक्सेलरेशन है, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी है, v इज फाइनल वेलोसिटी, T1 इनिशियल टाइम है एंड T2 फाइनल टाइम है। तो ये कैसे आया है, चाहे तो मैं आपको एक सिंपल ग्राफ से दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ टाइम, यहाँ पे हम लिखेंगे वेलोसिटी, एंड जो पॉइंट्स हमने पहले ड्रॉ किए थे वही पॉइंट्स मैं फिर से एक बार यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ आपको दिखाने के लिए। ये यहाँ पे लिखती हूँ मैं 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3, 4, ये 5 सेकेंड, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस जहाँ पे हमने टाइम लिया है। एंड यहाँ पे मैं लेती हूँ वेलोसिटी, तो ये मैं लेती हूँ यहाँ पे 2, 4, आप कौन से भी रीडिंग चाहे तो ले सकते हो, मैं ऐसे इन जनरल रीडिंग ले रही हूँ, 8, 10 एंड 12। बट आपको याद रखना है कि स्केल आपको बहुत करेक्टली लेना है। यहाँ पे जो भी आप स्केल लेते हो, जैसे कि मैंने यहाँ तक 2 लिया है, तो एग्जैक्टली उतनी डिस्टेंस के बाद पे आपको उसी का डबल मतलब 4 लेना है। यू कैनॉट टेक 5 हियर, द डिफरेंस शुड बी सेम। तो 4 माइनस 2 इज 2। नेक्स्ट देखो आप, सॉरी यहाँ पे 4 के बाद में मुझे 6 लेना पड़ेगा, मैंने बाय मिस्टेक 8 लिख दिया, तो यहाँ पे 6 लेना है, यहाँ पे मुझे 8 लेना है और यहाँ पे 10 लेना है। तो यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी, जो मैंने यहाँ पे गलती की है वो आपको नहीं करना है। तो यहाँ पे 4 के बाद में मुझे 6 लेना है, 6 माइनस 4 इज 2, 8 माइनस 6 इज 2, 10 माइनस 8 इज 2। सो हर बार डिफरेंस सेम रहना चाहिए। वैसे ही टाइम पे भी आप देखिए, यहाँ पे 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, तो मैंने 1 1 यूनिट से इंक्रीज किया है। तो ये हो गए वेलोसिटी टाइम की रीडिंग। इमेजिन करो जब 1 सेकेंड हुआ तब हमारी वेलोसिटी 2 थी, तो पॉइंट यहाँ पे आएगा। जब 2 सेकेंड्स हुआ तो मेरी वेलोसिटी 4 थी, तो यहाँ पे आएगा। 3 सेकेंड्स के बाद वेलोसिटी 6 हो गई, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। 4 सेकेंड्स के बाद वेलोसिटी 8 हो गई, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, और फिर लास्ट का पॉइंट मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। जब मैं सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करती हूँ तो मुझे ऐसे एक स्ट्रेट लाइन आएगी। तो ये हो गई मेरी स्ट्रेट लाइन। अगर इसका हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, कोई तो दो पॉइंट कंसिडर करना है। इमेजिन करो कि मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। मैं इसको देती हूँ ए और इसको नाम देती हूँ बी। अगर यहाँ पे मुझे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है तो मुझे पहले यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है, सेम जैसे हमने पोजीशन टाइम ग्राफ में स्टडी किया है। और इस ट्रायंगल को नाम, इसको नाम देती हूँ मैं सी। सो ए बी सी हो गया। तो यहाँ पे स्लोप का फॉर्मूला है वर्टिकल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल। सो वर्टिकल मतलब ये वाला BC, हॉरिजॉन्टल मतलब ये AC। सो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, V माइनस यू इज नथिंग बट BC एंड T2 माइनस T1 इज नथिंग बट CA। तो ये कैसे आया, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो ये पॉइंट मैं यहाँ पे ज्वाइन करती हूँ और ये पॉइंट मैं यहाँ पे ज्वाइन करती हूँ। तो वेलोसिटी पे अगर आप देखोगे तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे ए इज द इनिशियल पॉइंट, तो यहाँ पे कितनी थी वेलोसिटी, 6। तो इनिशियल वेलोसिटी ये हो गई हमारी u, और हमें कहाँ तक कैलकुलेट करना है, b तक। तो ये है फाइनल वेलोसिटी। सो फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी है, 8। सो ये है हमारी v। सो अगर मुझे bc का वैल्यू चाहिए तो मुझे
v में से u को निकालना है। v कितना है? v तो ये पूरा है जो कि है 8, और u कितना है? u ये पूरा है जो कि है 6। सो 8 में से अगर 6 निकाल दिया तो मुझे मिलती है वैल्यू सिर्फ bc की जो कि है 2। सो ऐसे निकालना है, इसीलिए v माइनस यू। और वैसे ही हमें टाइम पे भी करना है। टाइम तो मुझे कितना चाहिए? सिर्फ ac की वैल्यू चाहिए, a टू c का टाइम चाहिए। लेकिन c क्या है? फाइनल है, तो फाइनल कितना है? 4, तो इसको मैं बोलती हूँ t2। इनिशियल कितना है? 3, तो इसको मैं बोलती हूँ t1। अगर मुझे सिर्फ यहाँ से यहाँ तक वैल्यू चाहिए तो t2 में से, मतलब ये पूरा, ये t2 में से मुझे सिर्फ t1 इतना निकालना है। तो इसीलिए मैं करती हूँ t2 माइनस t1 जो कि यहाँ पे लिखा है। तो t2 हो गया 4, t1 हो गया 3, इसको माइनस करो तो आपको आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। इसीलिए ये ऐसे फॉर्मूला आता है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले से हम एक इम्पॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी जो कि है एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इसी क्वांटिटी को हमने दूसरे ग्राफ में देखा जहाँ पे हमारी लाइन नीचे की तरफ डिक्रीज होती है, जब ऐसे होती है तब भी हम किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट तक एक्सेलरेशन को निकालते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट कंसिडर करना है, ऐसे ट्रायंगल को ड्रॉ करना है, ए लिखो, बी लिखो और सी लिखो। लेकिन यहाँ पे जब आप वर्टिकल लाइन डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल लाइन करते हो तब आपको आंसर नेगेटिव में आएगा, क्योंकि हमारा व्हीकल हाईएस्ट वेलोसिटी से डिक्रीज होते होते कम वेलोसिटी की तरफ आ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन का जो आंसर आएगा वो हमारा नेगेटिव आएगा। एंड दैट्स व्हाई दिस वैल्यू इज कॉल्ड एज रिटार्डेशन। रिटार्डेशन वैल्यू मेथड तो सेम ही है, वैसे ही फाइंड आउट करना है, सभी प्रोसीजर सेम ही है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू हमें नेगेटिव आती है, इसीलिए हम उसको रिटार्डेशन कहते हैं। और इस केस में हमारी वैल्यू पॉजिटिव आती है, इसीलिए हम उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आएगा। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे। तो यहाँ पे हम स्टडी करेंगे हमारी और एक फिजिकल क्वांटिटी। पहले हम उसी को स्टडी करेंगे जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था। सो आई होप आपको अभी समझ में आया है। तो यहाँ पे जस्ट मैं रीड करती हूँ। सो ये पहला ग्राफ है जहाँ पे हमारा लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल है। तो इस केस में अगर आपने ध्यान से देखा, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। इफ द ग्राफ इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन द स्लोप इज जीरो, तो यहाँ पे तो स्लोप जीरो आएगा। So the velocity is constant and the acceleration is zero. तो जब भी कभी velocity time ग्राफ horizontal straight line रहते हैं, आप याद रखो acceleration zero रहता है। सेकेंड ग्राफ में देखिए, इफ द ग्राफ स्लोप्स अपवर्ड, अगर यहाँ पे हमारी लाइन ऊपर की तरफ ऐसे इंक्रीज होते हुए स्ट्रेट लाइन दिख रही है तो द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। जैसे मैंने आपको पहले ही फाइंड आउट करके दिखाया था, यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा। एग्जाम्पल, if the velocity increase from 5 मीटर पर सेकेंड to 10 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे ये 5 है और यहाँ पे ये 10 है, तो हमने ये और भी यहाँ पे दो पॉइंट कंसीडर किए, सेम प्रोसीजर जो मैंने पहले बोला था। तो यहाँ पे फाइनल क्या हो गया? 10, इनिशियल हो गया 5। सो 10 माइनस 5 किया। टाइम को देखिए आप, ये देखो टाइम, फाइनल हो गया 20, इनिशियल हो गया 10, सो 20 माइनस 10, 5 डिवाइडेड बाय 10, आंसर आ गया 0.5। ये आंसर पॉजिटिव है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। सेकेंड ग्राफ में, थर्ड ग्राफ देखिए, थर्ड ग्राफ में हमारी लाइन ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। तो इफ द ग्राफ स्लोप्स डाउनवर्ड द वेलोसिटी डिक्रीजेस। यस, वेलोसिटी हमारी 15 थी, स्लोली स्लोली डिक्रीज होते होते जीरो तक आई, सो डिक्रीजेस विद द टाइम। सो एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, सो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आएगी, एंड दैट्स व्हाई द वैल्यू इज कॉल्ड एज रिटार्डेशन। इसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं और इसको हम रिटार्डेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे भी अगर आपको ए से बी की तरफ फाइंड आउट करना है तो ये हो गया यहाँ पे ट्रायंगल, तो आप देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे पॉइंट है, ये यहाँ पे पॉइंट है। तो यहाँ पे आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? ये अगर यहाँ से देखना है तो ये हो गई हमारी इनिशियल वैल्यू और ये हो गई हमारी फाइनल वैल्यू। तो अगर आप इसको आंसर को फाइंड आउट करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं ना, तो बी कितना है हमारा? यहाँ पे 5 है और ए कितना है? 10 है। तो यहाँ पे आएगा 5 माइनस 10। 5 हमारा फाइनल है क्योंकि ऊपर से आ रहा है, तो ये इनिशियल हो गया और ये हो गई फाइनल। तो इसीलिए 5 ये जो है, ये 10 जो है, ये हो गया इनिशियल और ये 5 फाइनल, सो 5 माइनस 10 हो गया। और नीचे की तरफ तो कुछ चेंज नहीं होता, तो ये आ गया हमारा 20 माइनस 10।
तो इसीलिए जब हम करते हैं 5 माइनस 10 किया तो -5 आता है और नीचे क्या आता है 10 आता है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वो 0.5 आएगा, लेकिन नेगेटिव में आएगा। तो जब नेगेटिव रहता है तब हम उसको बोलते हैं रिटार्डेशन या फिर डी एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे देखिए, एन एक्सेलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मीन ऑब्जेक्ट इज फ्लोइंग डाउन एंड द एक्सेलरेशन एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। सो यहाँ पे हम कहते हैं बिकॉज ऑफ नेगेटिव साइन जो भी एक्सेलरेशन है वो मोशन से अपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए उसको रिटार्डेशन कहते हैं। तो ये था एक्सप्लेनेशन यूजिंग ग्राफ्स। अभी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि और एक फिजिकल क्वांटिटी है जो हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग सेम ग्राफ। एरिया एनक्लोज्ड बाय द लाइन ऑन ग्राफ टाइम एक्सिस। तो यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने यूज किया है और इस ग्राफ के अंदर जो भी एरिया एनक्लोज है वो एरिया भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं और उस एरिया को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूज करके हम डिस्प्लेसमेंट को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया अंडर द ग्राफ हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए, some parts between the line on the graph and the time axis are shaded. Does the area of the shaded part represent some physical quantity? तो यहाँ पे पहला ग्राफ देखिए, यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो A से B तक यहाँ पे नीचे का जो पार्ट है वो पूरा शेडेड है। अगर इस एरिया को हमने फाइंड आउट किया तो हमें मिलेगा A से B तक का डिस्प्लेसमेंट। सेकेंड ग्राफ में देखिए, यहाँ पे वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होते जा रही है, मतलब एक्सेलरेट हो रहा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। यहाँ पे अगर A से B की तरफ, A से B की तक अगर हमने एरिया को शेड किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा एरिया, अगर इस एरिया को आपने फाइंड आउट किया तो ये है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम A टू B। तो हम एरिया को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, OA is the magnitude of the velocity and OC is the time interval। तो पहले वाले ग्राफ में अगर मुझे एरिया निकालना है तो ये क्या है, ये आपको कैसे दिख रहा है, ये एक रेक्टेंगल लग रहा है। तो अगर रेक्टेंगल का मैंने एरिया फाइंड आउट किया, ये रेक्टेंगल है ओ ए बी सी, देखिए यहाँ पे ओ ए बी सी। अगर इस रेक्टेंगल का मैंने एरिया निकाल दिया, नथिंग बट मैंने शेडेड पार्ट का एरिया निकाल दिया। तो इसीलिए हम रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे और उसका फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे हमें यही तो वैल्यू लेना है, एक ओ ए वैल्यू लेना है और एक ओ सी वैल्यू लेना है। ओ ए का मतलब क्या है, वेलोसिटी, एंड ओ सी का मतलब टाइम है। तो यहाँ पे देखिए, सो द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी सी इज इक्वल टू ओ ए इंटू ओ सी, लेंथ इंटू ब्रेथ। ओ ए वेलोसिटी है, ओ सी टाइम इंटरवल है। सो सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज। सो अगर ग्राफ से आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या आएगी वैल्यू, ये तो यहाँ तक 20 है तो 20 मीटर पर सेकेंड, एंड यहाँ पे टाइम कितना है 0 से 6 तक, तो यहाँ पे 6 सेकेंड से मल्टीप्लाई किया, सो 20 इंटू 6 आएगा 120। आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड इंटू 6 सेकेंड ऐसे है। 20 इंटू 6 अगर करोगे तो 120 आती है। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है आप देख सकते हैं, ये सेकेंड और ये सेकेंड कैंसिल होता है तो बच गया मीटर। सो 120 मीटर, सो 120 मीटर इज द एरिया अंडर द ग्राफ, नथिंग बट एरिया ऑफ OABC रेक्टेंगल, एंड उसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर में रहता है और हमें हमारा आंसर आया मीटर में। तो ये था इसका डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने का मेथड। अभी हम वही मेथड इसी को भी अप्लाई करेंगे, वो हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने वही ग्राफ और एक बार लिया है, यहाँ पे टाइम है और यहाँ पे वेलोसिटी है। तो अगर A से B तक का मुझे एरिया निकालना है तो ये है शेडेड पार्ट। इस शेडेड पार्ट को अगर आपने ध्यान से देखा तो ये एक ट्रेपेजियम का शेप ले रहा है। तो यहाँ इस ट्रेपेजियम को चाहे तो आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे एक, तो ये हो गया एक ट्रायंगल और ये हो गया एक रेक्टेंगल। तो हम अगर ट्रायंगल का एरिया फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे
रेक्टेंगल का एरिया अगर बाद में फाइंड आउट करेंगे और दोनों को अगर ऐड करेंगे तो हमें ये पूरा एरिया मिलेगा। चाहे तो आप डायरेक्टली ट्रेपेजियम का भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कैसे कर रहे हैं। वी कैलकुलेट द एरिया बिटवीन ए बी एंड द टाइम एक्सिस टू ऑब्टेन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट which is moving with a constant acceleration. Thus the displacement between 10 seconds to 20 seconds, मतलब ये 10 to 20 seconds is equals to area of ABDE. A और यहाँ पे है B और यहाँ पे है D और यहाँ पे है E। तो ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है। इसी का मतलब क्या है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल ACDE, ACDE ये हो गया रेक्टेंगल, प्लस एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल A B और C। तो ये ऊपर का ट्रायंगल और ये नीचे का रेक्टेंगल, इसका भी एरिया निकाल के ऐड कर सकते हैं क्योंकि वो इजी हो जाएगा। रेक्टेंगल का फॉर्मूला हमें पता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का भी हमें पता है, हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये भी पता है, तो ये इजी हो जाएगा। तो स्टार्ट करेंगे। सो रेक्टेंगल के लिए हम क्या लेंगे, सी डी इंटू डी ई। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको क्लीन करके लेती हूँ। तो सी डी कहाँ है हमारा, तो सी डी तो यहाँ पे है, ये सी डी है। एंड डी कहाँ है, ये है हमारा डी। सो टाइम इंटू वेलोसिटी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो गया, प्लस हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो ट्रायंगल के लिए फोकस करना है, ट्रायंगल का ये है हमारा सी ए बेस, और ये है हमारा बी सी परपेंडिकुलर। बेस इंटू हाइट भी कह सकते हैं, ये सॉरी इसको लेंथ इंटू ब्रेड्थ नहीं कहना, इसको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कहेंगे। सो ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है, तो बेस हो गया AC, हाइट हो गया BC, परपेंडिकुलर लेंथ। तो यहाँ पे हमने लिया CA इज इक्वल टू BC। अभी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो CD कितना है, CD पाई है, यहाँ पे देखिए, सो पाई लिया। टाइम कितना है, 10 सेकेंड्स है, तो वो ले लिया, प्लस हाफ इंटू 10 सेकेंड्स, टाइम तो सेम ही रहेगा क्योंकि DE और AC दोनों पैरेलल है, जितना DE रहेगा उतना ही AC रहेगा, सो 10 सेकेंड्स हो गए, इनटू परपेंडिकुलर हाइट को अभी देखना है, तो ये हमारा BC है, मतलब ये इतना ही है। तो ये कैसे निकालना है, अगर मुझे इतनी वैल्यू चाहिए तो ये पूरे 10 में से मुझे इतना माइनस करना पड़ेगा। सो 10 में से अगर मैंने 5 को निकाला तो 5 आएगा, तो ये हो गया हमारा 5। तो इसी को हम अगर फाइंड आउट किए, 10 इंटू 5 हो गया 50 मीटर, और यहाँ पे क्या आ सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, और ये 5 इंटू 5 करोगे तो कितना होता है, 25 आएगा। यहाँ पे सेकेंड्स गया, सेकेंड्स गया, मीटर बच गया, यहाँ पे सेकेंड्स गया और यहाँ पे भी सेकेंड्स गया, फिर से मीटर बच गया। तो 50 मीटर प्लस 25 मीटर कितना आता है, 75, और यूनिट हो गया मीटर। तो ये हो गया आंसर हमारा डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार बिटवीन 10 सेकेंड्स टू 20 सेकेंड्स। तो हमने 10 सेकेंड्स टू 20 सेकेंड तक कैलकुलेट किया, मतलब A टू B। अगर आपको फाइंड आउट करना है यहाँ से कौन सा भी डिस्टेंस यहाँ तक, फिर भी आप सेम मेथड यूज कर सकते हो, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन, फिर इसको आप ट्रेपेजियम का फॉर्मूला यूज करो, नहीं तो रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल में डिवाइड करो। तो ये था एक्सप्लेनेशन डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने का बाय यूजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इस वीडियो में हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें सीखी है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। वो है फाइंडिंग एक्सेलरेशन एंड दूसरा है फाइंडिंग डिस्प्लेसमेंट। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा और बहुत सारा हेल्पफुल इंफॉर्मेशन भी देगा। सो अगर आपको मेरे वीडियो से थोड़ा भी हेल्प हो रहा है तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।